दोस्तों, ये स्टोरी का 45वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। अभिमान अवनीश से थोड़ा दूर जाता हुआ बोला, नहीं जीजू, इन आंखों को मेरी बात माननी होगी। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। वह पैदल जा रहा था और अवनीश चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया। इतनी कोशिश के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अभिमान मुश्किल से 2 किलोमीटर चला होगा कि पुलिस की जीप आकर उसके सामने रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर बाहर निकला। अभिमान हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रहा था और इतने में इंस्पेक्टर बोला, अभिमान रघुवंशी, यू आर अंडर अरेस्ट। अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लगा अनिरुद्ध ने यह सब किया है। अभिमान बोला, लेकिन मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, इतने इनोसेंट मत बनिए मिस्टर रघुवंशी, तुमने सुभाष का मर्डर किया है। यह सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान बोला, आप होश में तो हो? इंस्पेक्टर, क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं कल शाम को ही उससे मिलकर आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, और उसका मर्डर भी कल शाम को ही हुआ है, वह भी आपकी गाड़ी से। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। शाम को ही तो सुभाष ने सारे प्रूफ दिए थे और आज उसे सुभाष के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा था। अभिमान बोला, सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई, मेरी बात सुनिए, मैंने सुभाष को नहीं मारा। इंस्पेक्टर बोला, क्या वह तुम्हारा खास आदमी था? अभिमान ने कहा, हाँ, वह मेरा खास आदमी था, लेकिन मैं उसे क्यों मारने लगा? इंस्पेक्टर बोला, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया था। तुम्हारी बीवी की काली करतूत सबके सामने आए। तुम्हारी बीवी इतनी कैरेक्टरलेस है। यह सुनकर अभिमान की भौहें तन गई। वह अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, इंस्पेक्टर, तमीज से बात करो। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच ही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा हम लोग मुंह उठाकर यहाँ आ गए? पूरी तहकीकात करके आए हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने पलट कर एक कांस्टेबल को देखा और बोला, गाड़ी में डालो इसे, बाकी बातें लॉकअप में होंगी। उस कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, वह रघुवंशी फैमिली से है। इंस्पेक्टर बोला, वह किसी भी फैमिली से हो, लेकिन कातिल है। चुपचाप इसे जीप में डालो। कांस्टेबल ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगा, लेकिन अभिमान तो बहुत गुस्से में इंस्पेक्टर को देख रहा था। अभिमान भी अजीब था। कल रात खुद अपनी बीवी से पूछ रहा था तो उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन किसी बाहर वाले ने उसकी बीवी पर उंगली उठाई तो उसका खून खौल गया। कांस्टेबल ने जैसे तैसे अभिमान को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। करीब 1 घंटे बाद अभिमान लॉकअप में बंद था और बाहर इंस्पेक्टर अभिमान को देखकर मुस्कुरा रहा था। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और एक दूसरी तरफ चला गया और फिर फोन रिसीव करता हुआ बोला, काम हो गया आपका, पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि इसका बाप इसे बचाने आए, इसे अच्छे से सबक सिखा देना। इंस्पेक्टर बोला, मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ट्रांसफर करवा कर ऐसे ही आ गया? अच्छे से जानता हूँ सिवाय रघुवंशी चीज क्या है, उसके बेटे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी और तुम्हारी डील बस इतनी हुई थी कि मैं इसे लॉकअप में बंद कर दूं, और मैंने इसे बंद कर दिया। अब चुपचाप पैसे निकालो, वरना जो इल्जाम मैंने अभिमान पर लगाया है उसी इल्जाम को ट्रांसफर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वह क्या है ना, ट्रांसफर होने की और ट्रांसफर करने की आदत पड़ गई है। बलवीर चड्ढा को दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, बलवीर, इतना हवा में नहीं उड़ते, मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ। राजस्थान के 10 बिजनेसमैन में नाम आता है मेरा। इतने से काम के तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। चल, तू एक काम कर दे, अभिमान को लॉकअप में मार दे, सुसाइड का नाम दे देना। बलवीर बोला, मारने के बाद मत करो, बोलो डील मंजूर है तो, और उसके लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ अभी अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे और बाकी 10 करोड़ काम करने के बाद। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिवाय को हराने के लिए उसे 20 करोड़ ज्यादा नहीं लग रहे थे। वह बोला, ठीक है, डन, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ अभी भेज रहा हूँ। बलवीर चड्ढा हंसते हुए बोला, कच्चे काम चड्ढा नहीं करता, पैसे पहले ट्रांसफर करो, उसके बाद काम करूंगा। इतना कहकर बलवीर ने फोन कट कर दिया और लॉकअप की ओर देखा, जहां अभिमान गुमसुम सा चुपचाप खड़ा था। बलवीर बोला, आज तेरी सारी टेंशन दूर कर दूंगा अभिमान, तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से रवाना कर दूंगा। 20 करोड़ की डील बुरी तो नहीं है। दूसरी तरफ से अजय ने फोन कट किया। उसके बराबर में नित्या बैठी हुई थी। नित्या बोली, क्या कहा उस चड्ढा ने? अजय ने कहा, 20 करोड़ में मान गया। नित्या खड़ी होकर बार काउंटर की तरफ गई और वहां से 2 ड्रिंक बनाकर लाई। उसने एक ड्रिंक अजय की तरफ बढ़ाई और बोली, फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। अजय भी ड्रिंक ले ली और नित्या अजय के पास बैठ गई।
दोनों ने ड्रिंक एंजॉय की। अजय ने गिलास टेबल पर रखा और बोला, नित्या, असली सेलिब्रेशन तो तब होगा जब रघुवंशी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अभिमान की मौत हुई और रघुवंशी फैमिली धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। नित्या हंसते हुए बोली, अभिमान की मौत हुई और सारा इल्जाम अनिरुद्ध पर लगेगा। रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को ही गलत समझेगी कि उसके बेटे ने अनिरुद्ध की वजह से सुसाइड कर लिया। कितना मजा आएगा जब रघुवंशी फैमिली अपने बेटे की लाश पर रोएगी। तो मैं अभी से यह सब सोच सोच कर खुश हो रही हूँ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी सोचता हुआ चला जा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि रघुवंशी फैमिली बर्बाद हो जाए। और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर दूसरी तरफ से युग ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी और उसने चाबी घुमाता हुआ अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने सबके चेहरे पर टेंशन देखी तो युग मन ही मन बोला, इन सब को क्या हुआ? यह लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं। फिर वह आर्या की तरफ देखकर इशारों में कुछ पूछने लगा तो आर्या ने उसे अपने अंदर आने का इशारा किया और युग चुपचाप आर्या के पीछे पीछे एक कमरे में चला गया। आर्या ने युग को सब कुछ बता दिया। करीब 20 मिनट बाद युग गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, लेकिन अभिमान तो बाहर नहीं है, तो कहाँ गया? आर्या नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता कहाँ गया। युग ने भी गुस्से में कहा, तो समझ नहीं आता मामू, ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार अभिमान की बात तो सुननी चाहिए थी। मानता हूँ अभिमान से गलती हुई, लेकिन आप भी जानती हो कि वह अकड़ में कुछ भी कर देता है। उसे समझाने की बजाय आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। मैं अभी जाकर मामू से बात करता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही पलटा शिवाय से टकरा गया। शिवाय ने अगले ही पल एक चाटा युग के गाल पर जड़ दिया और युग का चेहरा एक साइड हो गया। युग को कुछ समझ नहीं आया कि शिवाय ने उसे चाटा क्यों मारा। वह हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अभिमान उदयपुर गया था ना? और तुझे पता था, लेकिन तूने किसी को नहीं बताया। युग नजरें नीचे करके खड़ा हो गया। शिवाय ने अगले ही पल युग के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि उसके किसी दोस्त की मौत हो गई और वह किसी उसकी चिता को अग्नि देने गया है? क्यों नहीं बताया? युग धीरे से बोला, उसी ने मना किया था। उसने कहा था कि किसी को बताना मत। शिवाय ने अगले ही पल युग की बाजू पकड़कर उसे धक्का दिया और युग 2 कदम पीछे हो गया। शिवाय ने उसे उंगली दिखाकर कहा, वह कहेगा कुएं में कूद जा तो तू कुएं में कूद जाएगा। युग कुछ नहीं बोला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शिवाय ने एक चाटा युग को दिखाते हुए कहा, जैसा अभिमान वैसे उसके भाई। जी तो चाहता है कि खींचकर 2-3 थप्पड़ मार दूं, तब शायद तुम सारे भाइयों को अकल आए। सबने मिलकर मेरा खून पी रखा है। एक वह है जिसने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, और एक तू है जिसने किसी को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि अभिमान के दोस्त की मौत हो गई है। और अभिमान उदयपुर गया था और उदयपुर जाने की वजह से कितना सब बखेड़ा हो गया। क्या लेने गया था वह उदयपुर? अब तू मुझे बताएगा या मैं खींचकर 2-3 थप्पड़ मार दूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अकेले कमरे में पीट रहे हो तो इज्जत बनी हुई है, बाहर सबके सामने मारूंगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इतना कहकर शिवाय युग की तरफ एक कदम बढ़ा तो आर्या बीच में आते हुए बोली, इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इसने क्या किया है? इसके भाई ने कहा कि किसी को मत बताओ और इसने नहीं बताया। इसने तो अपने भाई की बात ही मानी है ना? शिवाय बोला, लेकिन इसने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि वह उदयपुर क्या करने गया है। दूसरी बार उदयपुर क्या करने गया था? कोई मुझे समझाएगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए मुझे यह सब समेटने दो। हटो आगे से। इतना कहकर उसने आर्या की बाजू पकड़कर एक साइड किया और युग को घूर कर देखने लगा। युग बोला, कार्तिक नाम का एक लड़का था जो स्कॉलरशिप लेकर अभिमान के साथ लंदन में पढ़ाई कर रहा था। जब दोनों वापस आए तो अभिमान ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया और कार्तिक खुद के लिए जॉब ढूंढ रहा था। अभिमान ने कई बार कार्तिक को जॉब ऑफर की थी, लेकिन वह कार्तिक ने मना कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद अभिमान को पता चला कि कार्तिक की तबीयत खराब है। अभिमान उदयपुर चला गया। वहां जाकर पता चला कि कार्तिक ने किसी लड़की के चक्कर में सुसाइड की और उसकी एक बहन और दादी भी है। अभिमान ने उसकी बहन और दादी के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। पहली बार तो कार्तिक की चिता को अग्नि देने गया था और दूसरी बार क्यों गया मुझे नहीं पता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं चुप हो गया। नहीं पता था कि मेरे चुप रहने की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। शिवाय ने थोड़ा सख्ती से युग से पूछा तो युग ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। शिवाय रिएक्ट करता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर, अभिमान को पुलिस ले गई सुभाष के कत्ल के इल्जाम में। इतना कहकर फोन जल्दी से कट हो गया।
शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसके माथे पर पसीने की 2-3 बूंद आ गई। उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था। उसने युग को देखा और युग 2 कदम पीछे हट गया। अभी अभी शिवाय के हाथ से थप्पड़ खाया था। शिवाय के पास जाकर रिस्क नहीं ले सकता था। शिवाय ने अपना एक हाथ बढ़ाया और युग की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत निभा लिया भाईपन, अब जरा मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो मैं कह रहा हूं ना वह करना है। अगर एक काम भी इधर से उधर हुआ तो अभी तो मैंने मारा है, राजवीर को पता चल गया तो तू जानता है अपने बाप को उसके हाथ का थप्पड़ झेल नहीं पाएगा। युग बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मामू जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, प्लीज पापा को मत बताना। सिवाय दांत पीसता हुआ बोला, तुम बच्चों की हरकतें तो ऐसी हैं कि तुम सबको उठाकर किसी अनाथ आश्रम में फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, हमारे घर के बच्चे हो ना, इसीलिए कुछ कर नहीं सकता। अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तो बिना सोचे समझे बातों को छुपा लेते थे और अब मेरे सामने इनोसेंट बनकर मेरी सिंपैथी भी चाहते हो। युग बोला, बड़ी माँ के कान्हा की कसम, मुझे नहीं पता था कि मेरे चुप रहने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिवाय बोला, बस बहुत हो गया, चल मेरे साथ, मैं तुझे जैसा कहूँ वैसा करना। युग बोला, वैसे करना क्या है? सिवाय ने कहा, पहला काम तो यह कि अभिमान के साथ साये की तरह उसके साथ रहना, समझ गया? वह कितना भी तुझे खुद से दूर करे, तुझे उससे दूर नहीं जाना है। वह रोड पर सोएगा तो तू उसके साथ रोड पर सोएगा, वह भूखा रहेगा तो तू उसके साथ भूखा रहेगा, समझ गया? युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मामू समझ गया। और तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, ऐसे नहीं समझता, या 1-2 थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दे तो समझ जाएगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और युग को सपोर्ट करते हुए कहा, तू क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है? राजवीर भी एक अकड़ के साथ बोला, क्योंकि तूने मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। घर से निकालना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, उसे समझा सकते थे। शिवाय ने कहा, उसे समझाने का मेरा तरीका यही है। राजवीर ने भी हाथ बांधकर कहा, तो युग को समझाने का तरीका मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है। शिवाय युग के सामने आ गया और राजवीर को देखकर बोला, देख, युग में कोई कमी नहीं है, या बहुत अच्छा लड़का है। युग ने अपने गाल पर हाथ रख लिया, एक बार अपने पापा को देखा और एक बार मामा को। या तो वह समझ गया था कि वह दोनों के बीच में अच्छे से पिसने वाला है, लेकिन चलो एक बात अच्छी हो गई कि शिवाय युग को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर पहले तो शिवाय ने ही युग के गाल पर चाटा जड़ा था। राजवीर बोला, यह मत सोच कि मुझे तेरे अच्छे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, सब जानता हूँ, मेरी ही औलाद है। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, तू अपनी औलाद पर भरोसा रख, तेरी औलाद तेरे जैसी ही है। सीनियर, मुझे इससे काम है, मैं इसे अपने आप समझा दूंगा। इतना कहकर वह युग की बाजू पकड़कर वहां से ले जाने लगा। तो राजवीर बोला, और अगर या ना समझे तो मुझे बता देना, मैं फिर अपने तरीके से समझा दूंगा। शिवाय ने पलट कर राजवीर को देखा और बोला, तो जाकर रूही को संभाल, रो रो कर पागल हो गई है, इसे मैं संभालता हूँ। इतना कहकर वह युग को लेकर वहां से चला गया। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, लिटिल गर्ल, इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई? आर्या बोली, मुझे क्या पता, मैं तो जब शिवाय से बोलती हूँ तो कानों में उंगली डाल लेती हूँ। इतना कहकर वह भी खिसक गई। राजवीर अच्छे से जानता था आर्या कभी शिवाय के खिलाफ नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं राजवीर को इस बात पर प्राउड भी था। शिवाय युग को लेकर स्टडी रूम में आया। दिव्यांश वहां पहले से ही मौजूद था। दिव्यांश बोला, सीनियर को बुलाऊं? शिवाय ने कहा, नहीं, सीनियर की जगह सीनियर का बेटा हमारे काम आएगा। शिवाय ने एक बैग निकालकर उसमें पैसे डाले और युग को पकड़ाते हुए बोला, सबसे पहले अपने भाई को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। युग हैरानी से बोला, अभिमान पुलिस स्टेशन में है? क्यों, आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? मामू, यह तो गलत बात है, मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं जितना आप लोगों ने बना दिया। थोड़ी ही अकड़ ही तो है उसके अंदर, और आप लोगों ने तो उसे रावण ही बना दिया, और अब उसे छुड़वाने की बात भी कर रहे हो। शिवाय ने अपने हाथों को अपने माथे पर रख लिया और 2 उंगली से अपने माथे को रगड़ कर कहा, युग, जो कह रहा हूँ वह समझ, पैसे लेकर जा, अभिमान को वापस लेकर आ। कहाँ लेकर जाऊं? शिवाय ने कहा, मैं तुझे फोन पर बता दूंगा कहाँ लेकर जाना है, लेकिन फिलहाल तो जा। युग बोला, अब उसे अरेस्ट करवा ही दिया है तो छुड़वाना क्यों चाहते हो? शिवाय ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया, समझ आई? अब मेरा दिमाग मत खराब कर, उसे लेकर आ। युग बैग लेकर स्टडी रूम के गेट तक ही गया था कि दिव्यांश बोला, तुम्हें अपने गुस्सैल लक्ष्मण का राम बनना है, समझ गया? युग ने पलटकर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। पुलिस स्टेशन में बलवीर
चड्ढा अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आई और उसने अभिमान को देखा जो सेल में जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था। बलवीर बोला, चल भाई अभिमान रघुवंशी, तुझे तो आज यमलोक पहुंचा ही देता हूँ। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और सीधा अभिमान के सेल का गेट खोलकर अंदर चला गया। अभिमान ने बलवीर को देखा तो बलवीर बोला, चल बता तूने सुभाष को क्यों मारा। अभिमान ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा घुमाते हुए कहा, सच सच बोल अभिमान रघुवंशी, तेरा बाप तुझे बचाने नहीं आएगा और आ भी गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपना गुनाह कबूल कर ले वरना तुझे पता है पुलिस वाले 3rd डिग्री कैसे देते। अभिमान थोड़ा सा घबरा गया। उसे सच में लग्जरी चीजें की आदत पड़ी हुई थी। वह इतने ऐशो आराम से पला था कि खरोंच भी आती तो उसे शिकायत होती थी। बलवीर की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी और वह यह तो मान चुका था कि अब उसके पापा उसे बचाने नहीं आएंगे, लेकिन वह कहाँ जानता था कि बच्चे बेशक माँ बाप को भूल गए, माँ बाप कभी बच्चों को नहीं भूलते। जैसे ही शिवाय को पता चला था अभिमान जेल में है, उसने अपनी सारी अप्रोच लगा दी थी कि ताकि अभिमान जेल से बाहर आ जाए। अभिमान अपनी घबराहट को कंट्रोल करता हुआ उठ गया और पुलिस वालों को देखने लगा और उसने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने फिर से अपना डंडा मारते हुए कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, 3rd डिग्री का टॉर्चर देना ही होगा। इतना कहकर उसने जोर से एक डंडा अभिमान के पैर पर मारा और अभिमान की चीख निकलते निकलते रह गई। लेकिन डंडा इतनी जोर से लगा था कि अभिमान को बहुत दर्द हुआ। आज से पहले उसने इतनी दर्द का आभास कभी नहीं किया था। उसके मम्मी पापा ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। बलवीर बोला, एक ही डंडे में तेरी यह हालत है तो सोच, जब मैं तुझे इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तब क्या होगा। जब मैं तेरे कपड़े उतार कर तुझ पर बेल्ट चलाऊंगा तब क्या होगा। अपना गुनाह कबूल कर लो तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। अभिमान का डर की वजह से बुरा हाल था। उसने बलवीर को देखकर कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलवीर ने एक और डंडा अभिमान की बाजू पर मारा और इस बार अभिमान की चीख निकल गई। बलवीर ने अभिमान के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर गुस्से में कहा, तू नहीं मानेगा साले, टॉर्चर करते करते तुझे मार भी दूंगा ना तो भी तेरा बाप तुझे छुड़ाने नहीं आएगा और तू है कि सच बोलने से डर रहा है, तू मर फिर। इतना कहकर बलवीर ने अभिमान के चेहरे को छोड़ा और उसे मारने के लिए डंडा उठाया ही था कि बाहर से आवाज आई, सर आपको कोई मिलने आया है। बलवीर ने अभिमान को देखकर कहा, तेरी किस्मत अच्छी है वरना सच में तो मैं 15 मिनट में उगलवा ही लेता हूँ। सोच ले तुझे क्या बोलना है और क्या नहीं, इतने में देख कर आता हूँ कौन आया है। बलवीर बाहर चला गया और अभिमान धड़ाम से वहीं गिर पड़ा। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या की आवाज सुनाई दी, अभिमान धीरे चलाकर, तुझे लग जाएगी और अगर लग गई ना तो मैं तुझे 2 चांटे मारूंगी। अभिमान की आंखों से एक आंसू गिर गया क्योंकि इतना तो उसे फिजिकल दर्द नहीं हो रहा था जितना मेंटली उसे दर्द हो रहा था कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया, एक बार सफाई का मौका नहीं दिया और यही सब याद करके अभिमान अंदर ही अंदर टूट रहा था। बलवीर बाहर आया तो सामने युग पैसों का बैग लेकर खड़ा हुआ था। शिवाय ने पहले ही युग को समझा दिया था कि बलवीर को कैसे डील करनी है क्योंकि शिवाय ने बलवीर की कुंडली पहले ही निकलवा ली थी। वह अच्छे से जानता था कि युग अगर उससे प्यार से तमीज से बात करेगा तो बलवीर उसे कभी भी सीरियस नहीं लेगा। इसलिए उसने युग को बहुत एटीट्यूड के साथ बात करने के लिए कहा था। युग उसके अंदर एटीट्यूड नहीं था, वह तो था अपने पापा जैसा ही, लेकिन सीरियस में अपने पापा जितना ही था। उसने पैसों का बैग लेकर टेबल पर रखा और बोला, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी होंगे। बलवीर बोला, तुम्हें मैं रिश्वत लेने वाला लगता हूँ। युग बहुत अक्कड़ कर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा और फिर मन ही मन कहा, मैं लग रहा हूँ ना साउथ इंडियन हीरो। हाँ लग रहा हूँ, चल अपना दूसरा डायलॉग बोल। उसने बड़े स्टाइल से बलवीर को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, चड्ढा या 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ जाता है ना तो बंदा उठता नहीं है, उठ जाता है। और रही बात रिश्वत लेने वाली तो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारे घर का खर्च रिश्वत से ही चलता है। अब चुपचाप या पैसे पकड़ो और मेरे भाई को बाहर निकालो। बलवीर ने भी हाथ बांधकर पूरी अक्कड़ के साथ कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाला, उस पर खून का इल्जाम है। युग बोला, मेरे भाई को छोड़ दो वरना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बलवीर मन ही मन बोला, इसके थोड़े से पैसों के लिए मैं 10 करोड़ की डील नहीं छोड़ सकता। युग बोला, क्या सोच रहा है चड्ढा,
जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। मेरे भाई को छोड़ दे वरना वह पैसे भी जाएंगे और अपने भाई को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बलवीर युग को देख रहा था और शायद मन ही मन कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इतने में युग ने जो ब्लूटूथ फोन में लगाया था उसमें से शिवाय की आवाज आई, खड़ा हो, और इसके मुंह पर एक पंच जड़। यह सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। देखने में शरीर से काफी मजबूत था लेकिन बलवीर थोड़ा ज्यादा मजबूत था। युग ने धीरे से कहा, मामू यह क्या करवा रहे हो? पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पर हाथ उठाऊंगा तो यह मुझे भी अंदर डाल देगा। शिवाय बोला, मैंने जो कहा है कर, उसके मुंह पर एक खींच कर पंच मार और वह तुझे कुछ नहीं कहेगा। युग ने कहा, मामू मुझे डर लग रहा है। शिवाय बोला, युग अगर तूने उसे नहीं मारा तो मैं तुझे मारूंगा। अभी अभी तूने चड्ढा को डायलॉग मारे ना, अब उन डायलॉग पर अमल कर, खड़ा हो और सीधा उसके मुंह पर पंच मार। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपनी कॉलर ठीक की और फिर बलवीर को देखने लगा। बलवीर बोला, मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। अब तू अपना या बैग उठा और जा वरना रिश्वत देने के जाल में तुझे भी अंदर कर दूंगा। बलवीर ने इतना ही कहा था, युग ने पंच बनाकर खींचकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और बलवीर सीधा अपने टेबल पर जाकर गिरा। उसने गुस्से में पलट कर युग को देखा तो युग अपना गट्टा कलाई घुमाने लगा। बलवीर ने गुस्से में कहा, तेरी तो। उसने इतना ही कहा था कि फोन बजने लगा। बलवीर ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, तुमने किसे अरेस्ट किया है? जानते हो ना कौन है वह? शिवाय रघुवंशी का बेटा। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं तो रिजाइन दे दो, लेकिन मुझे प्यारी है। इतने पावरफुल आदमी के बेटे को उठाने से पहले मुझसे पूछा था और अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास। चुपचाप उसे छोड़ दो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बलवीर अब जाकर थोड़ा कंट्रोल में आया। वह बोला, सर उसने सुभाष का खून किया है, वह एक खूनी है। सामने से आवाज आई, यह केस मैं पर्सनली हैंडल कर लूंगा। मैं अपने आप देख लूंगा कि इसने किसका खून किया और किसका नहीं। उसे चुपचाप छोड़ दे। अगर सिवाय रघुवंशी की सटक गई ना तो तुझे रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार देगा। तुम मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे। छोड़ो उसे। बलवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसके हाथ से डील निकलती जा रही थी लेकिन उसका दिमाग थोड़ा काम करने लगा। उसने युग को देखकर कहा, ठीक है, मैं यह पैसे रख रहा हूँ, तुम्हारे भाई को दे रहा हूँ। बलवीर बैग को हाथ लगाता उससे पहले ही युग ने उस बैग को उठा लिया और चड्ढा को देखकर कहा, लगता है एक थप्पड़ खाकर तुम्हें अक्कल आ गई, दूसरा मारू, निकाल मेरे भाई को। बलवीर हाथ मलता रह गया। उसके हाथ से पैसे भी गए और 10 करोड़ की डील भी, और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अजय ओबराय के पैसे वापस कैसे करेगा। फिर उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, निकाल कर लाओ उसे। कांस्टेबल थोड़ी ही देर में अभिमान को लेकर आ गया। युग ने अभिमान को देखा तो भावुक हो गया। उसने अभिमान को हमेशा अकड़े हुए देखा था। अभी कल ही तो दोनों बैठकर मीटिंग कर रहे थे और आज अभिमान इस हालत में पहुंच गया था। वह भी एक ही रात की वजह से, वह भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से युग से रहा नहीं गया। उसने 2 कदम आगे बढ़कर अभिमान को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। अभिमान ने धीरे से भरे गले से कहा। उसने मुझे 2 डंडे मारे। युग को गुस्सा आ गया। वह अभिमान से दूर हुआ और तभी ब्लूटूथ से आवाज आई, इंस्पेक्टर को मैं देख लूंगा, तू निकल। ज्यादा राजवीर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन युग ने ब्लूटूथ कान से निकाल दिया और अपनी जेब में रख लिया और सीधा बलवीर के सामने गया और खींच कर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और फिर उंगली दिखाकर बोला, मेरे और मेरे भाई की शक्ल देख लो। अगर हम कहीं दिख जाए ना तो अपना रास्ता बदल लेना वरना जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने बैग उठाया, अभिमान की बाजू पकड़ी और पुलिस स्टेशन से चला गया। अभिमान की हालत बहुत बुरी थी। युग ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पुलिस स्टेशन के बाहर एक और गाड़ी रुकी। उस गाड़ी में शिवाय, दिव्यांश और राजवीर बाहर निकले। बाहर निकलते ही शिवाय ने राजवीर से कहा, तेरा बेटा तुझ पर गया है, मानता नहीं। राजवीर बोला, उसने जो किया सही किया, इंस्पेक्टर को उसकी औकात पता होनी चाहिए। तीनों एटीट्यूड में पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। शिवाय ने कुर्सी पर पैर मारा और वह कुर्सी खिसकती हुई दिव्यांश के पास गई। शिवाय बोला, बैठ जा, मैं अकेला ही काफी हूँ। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, नहीं, दोनों मिलकर मारेंगे, अकेला तू क्यों मारेगा? फिर उसने सीनियर को देखकर कहा। सीनियर ने कंधे उचकाकर कहा, तो क्या मैं बुढ़ा हो गया? मैं भी मार सकता हूँ, देखा नहीं मेरा बेटा कैसे बैंड बजाकर गया है। उन तीनों की बात सुनकर बलवीर चड्ढा अपना सलाइवा गटकने लगा। शिवाय अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बलवीर चड्ढा के सामने गया और खींच कर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया।
पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग खड़े थे वह सब बलवीर को देखने लगे। शिवाय ने बलवीर की आंखों में देखकर कहा, क्या सोचकर मेरे बेटे को मारा था? क्या सोचकर मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुझे क्या लगा दो शेरों के बीच लड़ाई होगी और कुत्ते फायदा उठा लेंगे? मेरा बेटा अभी मेंटली अपसेट है, वरना तू तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है। चल दिखा कितने हाथ चलते हैं तेरे। इतना कहकर उसने एक और पंच बलवीर के मुंह पर जड़ दिया। वहां खड़े सारे पुलिस वाले नजारे देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत शिवाय को रोकने की नहीं थी। शिवाय एक और पंच बलवीर को मारता। उससे पहले ही राजवीर बोला, यार यहाँ क्यों इसे पीट रहा है? तू संविधान को नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ। उसे लेकर चल, इसे अपनी पुरानी वाली जगह में ले जाकर खातिरदारी करते हैं। बहुत हाथ चलते हैं ना इसके, बहुत पैसे लेने वाला बन गया है ना, या पैसे लेकर पुलिस स्टेशन में किसी को भी मार देता है। इसकी सारी अकड़ या वही निकालते हैं। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सही कहा सीनियर, इसका भी हिसाब किताब वही करते हैं। बलवीर बहुत हैरान था। उसने अपनी पुलिस की ड्यूटी में बहुत गंदे गंदे काम किए थे, बहुत रिश्वत खाई थी, लेकिन आज से पहले शिवाय जैसे इंसान से टकराया नहीं था। और अब शायद उसके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए वह शिवाय से टकरा गया। अब शिवाय तो उसे ऊपर पहुंचा कर ही मानता। दिव्यांश ने बलवीर की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर ले आया और उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। और फिर गन निकालकर उसे दिखाता हुआ बोला, ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो यहीं मार दूंगा। हमारी पावर इतनी है कि कोई भी हमें कुछ नहीं करेगा। बलवीर की सांस रुक रही थी। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होगा। उसे बहुत डर लग रहा था। एक सेकंड के लिए उसने अपनी जिंदगी में जितने भी पाप किए थे वह सब उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे। ना जाने कितने लोगों की बददुआ लेकर वह यहाँ तक पहुंचा था, और अब भी वह शिवाय जैसे इंसान से दुश्मनी मोल ले रहा था, वह भी बस कागज के टुकड़ों के लिए। करीब 1 घंटे बाद बलवीर रेगिस्तान में एक चेयर पर बंधा हुआ था। शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों उसके सामने खड़े हुए थे। दिव्यांश ने खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ा और बोला, हाँ तो बता, क्या सोचकर तूने अभिमान को मारने की साजिश की? तुझे क्या लगा तू हमारे बेटे को मारेगा और हम देखते रहेंगे? इतना कहकर दिव्यांश ने एक और चाटा जड़ दिया। अगले ही पल राजवीर ने भी अपना पैर उठाकर उसके सीने पर जोर से लात मारी और बलवीर कुर्सी के साथ ही पीछे को गिर गया। राजवीर बोला, कमीने, तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छे काम भी किए हैं ना? किया नहीं? चल एक आखिरी काम कर दे, बता दे किसने तुझे 10 करोड़ दिए तो तुझे आसान मौत देंगे, वरना यहीं छोड़कर चले जाएंगे और चील कौवे तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अभिमान आपका बेटा है। यह सुनकर शिवाय ने जोर से एक लात उसके पेट पर मारी और चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोल कुत्ते, तू अच्छे से जानता था अभिमान मेरा बेटा है, उसके बाद भी तूने उसे मारने के लिए पैसे ले लिए। अब जल्दी बताओ किसने दिए तुझे पैसे, वरना यही रेत में गाड़ दूंगा। जल्दी बोल किसने दिए? बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, अजय ओबराय ने, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। दिव्यांश ने भी उसे एक पैर मारकर कहा, और अब तेरा अजय ओबराय तुझे बचाने आएगा? बता जल्दी, तूने उसके कहने पर हमसे पंगा क्यों लिया? अब बता, अजय ओबराय आएगा या तेरे वह 10 करोड़ तुझे बचाने आएंगे? क्या सोचकर हमारे बेटे पर हाथ उठाया तूने? इतना कहकर दिव्यांश ने जोर जोर से बलवीर पर लात से वार करना शुरू कर दिया। बलवीर तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन उसके लिए किए की सजा उसे मिल रही थी, इसलिए सीनियर रघुवंशी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसे बहुत अच्छे से मारने के बाद राजवीर बोला, इतना टाइम नहीं है सिवाय, अभी उस ओबराय को भी देखना है। हम जितना ढीला छोड़ते हैं वह उतना ही हमारे सिर पर चढ़कर नाचता है। इसे जल्दी मार्ग फिर चलते हैं। बलवीर हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। शिवाय ने कहा, बच्चे हैं तेरे? प्यार करता है तू बच्चों से? अगर तू बच्चों से प्यार करता तो तूने इतने लोगों को अनाथ क्यों कर दिया? तेरे पाप गिनाऊं, तूने कितने पाप किए हैं? अरे अच्छा है तू मर जाएगा तो तेरे बच्चे संभल जाएंगे, वरना वह भी तेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। तू उन्हें भी रिश्वत खाना ही सिखाएगा, तू उन्हें भी चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचने के लिए कहेगा। इतना कहकर शिवाय ने बंदूक निकाली और सीधा बलवीर के माथे पर मार दी, और फिर बंदूक को साफ करता हुआ बोला, कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस गधे ने। और फिर तीनों रेगिस्तान में थोड़ा दूर चलकर आए और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, और पीछे बलवीर की लाश पर चील और कौवे मंडराने लगे। दूसरी तरफ युग अभिमान को लेकर अपने पुराने वाले घर में आ गया था। यह वही घर था जहां राजवीर रूही ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। युग का जब मन करता था वह उस घर में आ जाता था। युग उस घर से बहुत प्यार करता था, ज्यादातर जब परेशान होता था तो उसी घर में आकर रहता था।
आज अभिमान को भी उसी घर में लेकर आ गया। युग ने अभिमान को सोफे पर बैठाया और फिर उसके लिए पानी लेकर आया। अभिमान ने पानी पिया, लेकिन उसे अभी भी दर्द हो रहा था। युग बोला, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तू चल कर नहा ले, देख कैसी हालत हो गई है। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही युग ने फोन निकाला और शिवाय को कॉल करके कहा, मामू अब बहुत हुआ, ज्यादा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपने देखी है अभिमान की हालत कैसी हो गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने, वह भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार था। हर बात की जड़ तक जाते हो ना आप, तो फिर इस बात की जड़ तक क्यों नहीं गए? पहले ही अपने दोस्त की मौत को लेकर परेशान था, ऊपर से आपने भी उसे घर से निकाल दिया। मामू आप ठीक नहीं कर रहे। और सामने से आवाज आई, मैं मामू नहीं, मामू का सीनियर। यह सुनकर युग ने अपना सलाइवा गटक लिया, लेकिन फिर नाराज भरी टोन में बोला, पापा मामू को फोन दो, वह ऐसा नहीं कर सकते। देखो तो सही अभिमान की क्या हालत हो गई है। ऊपर से उस पुलिस वाले ने अभिमान को मारा। राजवीर गाड़ी में था, दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, स्पीकर पर फोन डाला हुआ था, युग की बात सुन रहे थे। शिवाय बोला, युग मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें अभिमान के पास भेजा है। संभालो उसे, समझ गए? और ज्यादा सलाह मत दिया करो, अभी हम मरे नहीं हैं, सीनियर जिंदा है, जब मर जाएंगे तब तुम अपनी सलाह देना। युग ने दांत पीसते हुए कहा, मामू कभी सीधी बात करते हो? आपने क्या कसम खा रखी है कि आप उल्टी उल्टी बात करोगे? मरने की बड़ी जल्दी है आपको। शिवाय बोला, तो क्या मैं अमर हूँ, मरूंगा नहीं? इस बार युग थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, हाँ अमर हो, नहीं मरोगे, समझे? और मैंने यह बताने के लिए फोन किया था कि अभिमान सच में बहुत परेशान है। राजवीर गुस्से में बोला, तो तुझे क्या वहां अंडे देने के लिए भेजा है? उसे संभाल। युग समझ गया कि सीनियर उसकी बात का सही जवाब नहीं देंगे। उसने फोन ही कट कर दिया और फिर सोफे पर बैठ गया। इतने में कमरे से आवाज आई, एक लोअर दे दे यार। युग जल्दी से उठकर कमरे में गया और उसने कबर्ड में से एक लोअर निकाला और अभिमान को दे दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध रात 11 बजे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बेल बजाई तो आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा तो गुस्से में बोली, कहाँ थे सुबह से? मम्मी पापा इंतजार करते करते सो गए। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से आराध्या को सामने से हटाया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर अपने शूज रिमूव करने लगा। आराध्या ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और फिर किचन में चली गई, वहां से पानी लेकर आई और अनिरुद्ध की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे सुबह से? अनिरुद्ध बोला, अब तुम्हारे ससुराल वालों को हराना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता। वहां तो इतनी लंबी चौड़ी बातें बोलकर आ गया, अब यह भी तो सोचना है कि मैं उन्हें बर्बाद कैसे करूंगा। वही सुबह से आराध्या कितनी बार रो चुकी थी। आराध्या अभिमान के पास बैठती हुई बोली, पागल हो गए हो? जानते भी हो रघुवंशी फैमिली कितनी बड़ी है, कितना पैसा है उनके पास, कितनी पावर है उनके पास। वो इंसान को जमीन में गाड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा दोगे, उन्हें बर्बाद कर दोगे? अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से कहा, हाँ कर दूंगा, बहुत प्यार से बर्बाद कर दूंगा। अरे बर्बाद तो मैं तभी कर देता अगर मैं शिवांगी से मिलने ना जाता, लेकिन वह क्या है ना, शिवांगी पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, वह मासूम है, उसे उस लड़ाई से दूर रखना चाहता हूँ, पर मरूंगा नहीं, मरते दम तक लड़ूंगा। आराध्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करके किचन में गई और वहां से खाना लेकर आई। तब तक अनिरुद्ध भी अपने हाथ धोकर आ चुका था। आराध्या ने थाली अनिरुद्ध की तरफ खिसकाते हुए कहा, मेरी बात सुनो भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम सब ना साथ में, इतनी मुश्किल से तो हमारा परिवार एक हुआ है, मुझे नहीं लगता हमें कोई दुश्मनी रखनी चाहिए। प्लीज भाई भूल जाओ सब, वैसे भी तो तुम शिवांगी को छोड़कर आ गए, उसके लिए इतना काफी है। ऐसा कुछ मत करो कि पछतावे के अलावा हमें कुछ ना मिले। अनिरुद्ध खाना खाता हुआ बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो बस फिर मुझ पर थोड़ा यकीन रखो, जो सही होगा टेंशन ना लो।
आराध्या बहुत कुछ बोलना चाहती थी और तभी अनिरुद्ध बोला, जाकर आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। मेरे भांजे या भांजी को कुछ होना नहीं चाहिए। अभिमान को लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन संभाल लूंगा, तुम्हें भी, मम्मी पापा को भी। अपनी दवाई लो और सो जाओ, और मुझे बता देना डॉक्टर के पास कब जाना है, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, जाओ, जाकर सो जाओ। आराध्या नम आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने आराध्या की आंखों में आए हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, प्लीज आराध्या, अगर तुम ऐसे रोओगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आराध्या ने एक बार फिर कहा, भाई समझने की कोशिश करो। अनिरुद्ध बोला, समझ कर ही कर रहा हूँ, जाओ, जाकर सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ना चाहते हुए भी आराध्या चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी अनिरुद्ध की कही हुई बातें घूम रही थी। बहुत देर तक वह खिड़की की तरफ देखती रही। कभी उसे अभिमान की बात याद आती, कभी अनिरुद्ध की। ना जाने किस पल उसकी आंख लगी, लेकिन जो भी था, इतिहास गवाह है कि आदमियों की लड़ाई में हमेशा औरतें ही पिसती हैं, और अब आराध्या और शिवांगी पिसने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ युग ने अभिमान के लिए खाना बनाया और फिर आवाज लगाते हुए बोला, अभिमान आ जा, खाना खाते हैं। अभिमान जेब में हाथ डालकर कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। युग की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा तो युग कमरे में आ चुका था। युग बोला, चल ना यार, खाना खा ले। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अभिमान ने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उसे अपने परिवार की याद आ गई। वैसे तो अभिमान कई कई महीने तक फार्म हाउस में रह जाता था, लेकिन आज उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वह जब अकेला रहता था तो उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, लेकिन आज वह सच में अकेला हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि युग ने अभिमान को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मामा मामी का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा, तू खाना खा, टेंशन मत ले। युग ने इतना ही कहा था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। चेक किया तो शिवाय का फोन था। युग फोन लेकर एक साइड चला गया और अभिमान अभी भी खाने को ही घूर रहा था। युग ने फोन रिसीव करके कहा, हाँ जी बोलो। शिवाय बोला, इतनी अकड़ किसे दिखा रहा है? युग ने कहा, मेरी मजाल, मैं आपको अकड़ दिखाऊं? काम की बात कीजिए, अभिमान यही है। युग ने सारी बातें बहुत धीरे से बोली थी ताकि अभिमान ना सुन ले। शिवाय ने कहा, खाना खा लिया उसने? युग बोला, मामू उसने इतने चाटे खा लिए कि उसे भूख नहीं है। शिवाय ने कहा, ढंग से बात करेगा कि नहीं? युग मुंह बनाकर बोला, बड़ी मुश्किल से उसे नहलाया और अब उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठा हूँ, लेकिन उसने ठीक से खाना देखा भी नहीं। खाना खाना तो दूर की बात है। शिवाय बोला, परफेक्ट, जब दारू पिएगा तब भूख लगेगी। यह सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय बोला, अब इतना शांत बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम सारे पीते हो। अब जो मैं कहता हूँ वह कर, अभिमान को क्लब लेकर जा और वहां बैठकर दारू पियो। जब अभिमान दारू पिएगा तो उसे भूख भी लग जाएगी। युग धीरे से बड़बड़ाया, यह पनिशमेंट है कि रिवार्ड पॉइंट्स? शिवाय बोला, रिवार्ड पॉइंट हैं, अब जो कह रहा हूँ वह कर, उसे क्लब लेकर जाओ, और कौन सी क्लब लेकर जाना है मैं मैसेज कर दूंगा। युग ने कहा, मामू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय बोला, तुझे कुछ समझना भी नहीं है, जो कह रहा हूँ वह कर। वह खाना नहीं खा रहा है ना, उसे जबरदस्ती लेकर जा। युग ने फोन कट किया और अभिमान की तरफ देखा। अभिमान अभी भी खाने को निहार रहा था। अभिमान पिछले 2 दिन से गुमसुम ही था, ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रहा था। युग से अभिमान की हालत देखी नहीं जा रही थी। उस पर तो बिजनेस सूट ही सूट करता था, हाथों में मोबाइल, दूसरे हाथों में एक्सपेंसिव घड़ी। उसकी पर्सनालिटी तो अच्छे अच्छे हीरो को मात देती थी, लेकिन आज तो वह खुद जैसे तैसे कुर्सी पर बैठा हुआ था। युग अभिमान के पास आ गया और बोला, भूख नहीं है? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, कुछ भी खाने का मन नहीं है। इतना कहकर अभिमान डाइनिंग टेबल से उठ गया। वह जाता उससे पहले ही युग ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, चल क्लब चलते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। युग ने कहा, यार चल ना, सच में तेरा मूड ठीक हो जाएगा, दोनों भाई एक बियर पियेंगे। अरे यार, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर युग अभिमान की बाजू पकड़कर घर से बाहर ले आया। फिर उसने अपने घर का गेट बंद किया तो अभिमान बोला, यार खाना फ्रिज में तो रख देता। युग ने कहा, फिक्र मत कर, खराब नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात वहीं रहेंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे, आकर खाना खा लेंगे। अब बार बार मैं गर्म करके थोड़ी ना दूंगा। इतना कहकर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने गियर पर हाथ रखा, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। युग ने अपना फोन चेक किया तो उसमें क्लब का एड्रेस था।
युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। करीब 45 मिनट बाद युग ने गाड़ी एक क्लब के बाहर रोकी और अभिमान को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गया। अभिमान का बिल्कुल भी मन नहीं था, वह कुछ वक्त अकेले रहना चाहता था, लेकिन वह दिन वक्त बर्बाद करना उतना ही आराध्या से उसकी दूरी बढ़ती जाती। दोनों भाई आकर एक टेबल पर बैठ गए और युग ने एक वेटर को 2 बियर लाने का आर्डर दिया और थोड़ी ही देर में 2 बियर उन दोनों की टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अभिमान पीना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों उसका मन नहीं लग रहा था, लगता भी कैसे, क्या कुछ नहीं देख लिया था। सिर्फ बीते हुए 2 ही दिन में कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी थी और चड्ढा ने किसी मुजरिम की तरह उसे ट्रीट किया। उसके खुद के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। यही सब सोच सोचकर अभिमान अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी युग ने उसकी तरफ बियर की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पी ले, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। अभिमान ने इस बार बियर की बोतल उठा ली और एक ही सांस में खत्म कर दी। खत्म करने के बाद उसने वेटर को देखकर कहा, एक और लाकर दो। युग हैरानी से अभिमान को देख रहा था। इतने में फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार शिवाय का मैसेज था। उसमें लिखा था, उसे रोकना नहीं है, पीने दो उसे, उसकी लिमिट पता है। 2 बियर बोतल पीने के बाद आखिरकार अभिमान ने युग से कहा, मैं क्या करूं? युग, पापा ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। उसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड की है। कार्तिक उसे प्यार करता था। उसने कार्तिक का प्यार सिर्फ इसलिए ठुकराया कि क्योंकि कार्तिक गरीब था और वह चालाकी से हमारे घर की बहू बन गई। अब तू ही बता, इतनी चालबाज लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता था? पापा ने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। कहते हुए अभिमान की आंखें हल्की सी नम हो गई। बेशक उसकी गलती थी, लेकिन दर्द तो वह भी अपने सीने में पाल कर बैठा हुआ था। अभिमान बोला, बता ना, क्या करूं मैं, बता ना, जल्दी बता ना। युग को समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। वह बोला, अभी पूछकर बताता हूँ। यह सुनकर अभिमान की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। वैसे उसे थोड़ी चढ़ भी गई थी। अभिमान बोला, किससे पूछकर बताया? युग ने बातों को घुमाते हुए कहा, किसी से नहीं, अपने दिल से पूछकर बताता हूँ। इतना कहकर युग शिवाय को मैसेज किया और शिवाय ने रिप्लाई करते हुए कहा, उसे बोल अपने पापा के सामने प्रूफ लाकर आए तो वह तेरी बात जरूर मानेंगे। युग ने बियर की बोतल में से एक सिप ली और अपने भाई को देकर बोला, तू ना मामू के सामने प्रूफ लेकर जा, वह तेरी बात जरूर सुनेंगे। अभिमान नशे में बोला, अरे कोई फायदा नहीं, वह मेरी बात नहीं सुनेंगे और वह चालाक औरत, उसने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया कि मेरी शादी कनिका से हो गई। इतनी गंदी सोच है उसकी। मैं कनिका को बहन मानता हूँ और वह है कि पता नहीं मेरे और कनिका के बारे में क्या बोल रही थी। तभी अभिमान की नजर डांस फ्लोर पर गई, जहां एक लड़की रेड कलर के गाउन में किसी के साथ डांस कर रही थी। अभिमान उस लड़की को देखता ही रहा। अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह लड़की कोई और नहीं, कनिका थी। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ। युग ने उसका हाथ पकड़कर वापस से चेयर पर बैठाते हुए कहा, खड़ा क्यों हो गया? अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर डांस फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार मैंने वहां कनिका को देखा। युग ने बियर खिसकाई और डांस फ्लोर की ओर देखकर बोला, कौन कनिका? कार्तिक की बहन। अभिमान डांस फ्लोर की ओर देखता हुआ बोला, हाँ वह देख, वह रेड गाउन में जो उस लड़के के साथ डांस कर रही है। युग ने अभिमान के कहने पर उस लड़की को देखा तो एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, यार कार्तिक की बहन तो बहुत हॉट है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा तो युग ने दोनों हाथ उठाकर कहा, नहीं मतलब अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, एकदम गुड़िया सी। देखना कितनी चिपक चिपक करके उसके साथ डांस कर रही है। मतलब अभिमान अपनी जगह पर बैठ गया और कनिका को हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिका यहाँ क्या कर रही है। वह तो उदयपुर में थी, तो यहाँ कैसे आ गई? युग बोला, तुझे यकीन है ना यह कार्तिक की बहन है? हो सकता है कोई और हो और तुझे कार्तिक की बहन लग रही हो। अभिमान ने अपना फोन निकाला और उसने कनिका की फोटो युग को दिखाते हुए बोला, यह देखना बिल्कुल इसी के जैसी, मतलब यह कनिका ही है और वह जो डांस फ्लोर पर उस लड़के के साथ नाच रही है वह भी कनिका ही है। युग फोटो देखता हुआ बोला, हाँ यार दोनों सेम है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रही है और यह भी ऐसे बार में? इसकी तो दादी भी थी ना, दादी को कहाँ छोड़कर आई? युग और अभिमान बात कर ही रहे थे। अभिमान तो बहुत हैरान था। उसने पहले जो कनिका देखी थी वह अलग थी और यह जो कनिका थी वह बिल्कुल अलग। पहले वाली कनिका तो एकदम सती सावित्री टाइप थी और यह वाली कनिका तो एकदम हॉलीवुड हीरोइन लग रही थी। और तभी कनिका की नजर भी अभिमान से टकराई। अभिमान को वहां देखकर कनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वह किसी और के साथ नहीं, विक्रांत के साथ डांस कर रही थी। दोनों ने आज ही इंडिया छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन पहले सोचा कि थोड़ा क्लब में जाकर एंजॉय कर लें, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वह धोखा दे रही है वह कोई और नहीं, शिवाय का बेटा है। और शिवाय तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है।
तो फिर अपने बेटे के दुश्मनों को कैसे छोड़ सकता। अभिमान को देखकर कनिका ने विक्रांत को अभिमान की तरफ देखने का इशारा किया। विक्रांत ने पलटकर अभिमान को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसने अगले ही पल कनिका की कलाई पकड़ी और वहां से जाने लगा। वह दोनों बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। अभिमान बोला, यार या वही है कनिका, या देखो मुझे देखकर भाग रही है, ना हो सकता है इसने मुझे पहचान लिया। इतना कहकर अभिमान भी विक्रांत और कनिका के पीछे भागा। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ। इतने में फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें शिवाय का मैसेज था, अभिमान को रोकना मत, वह सच्चाई अपने आंखों से देखेगा। युग ने अपना सिर पकड़कर कहा, मैं कहाँ इन बाप बेटे के बीच में फंस गया। इतना कहकर युग भी अभिमान के पीछे भागा। वहीं अभिमान उन दोनों का पीछा करता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया, लेकिन उसे कनिका और विक्रांत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इधर उधर नजर घुमाने के बाद आखिरकार उसने एक गाड़ी के पीछे कनिका की ड्रेस को देखा जो थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। अभिमान अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ गुस्से में उस गाड़ी के पास गया और थोड़ी ही देर में उसने कनिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और उसे देखकर गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कनिका ने अगले ही पल मासूम सा चेहरा बना लिया और अभिमान को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं अब नहीं बता सकती मैं क्या कर रही हूँ। अभिमान ने गुस्से में कहा, चुपचाप बताओ वरना खींच कर एक थप्पड़ मारूंगा। या मत सोचना कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या कर रही हो तुम यहाँ। अगले ही पल कनिका ने रोते हुए कहा, क्लब में डांस करती हूँ। यह सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई और युग जो पीछे खड़ा हुआ था उसे साफ पता चल रहा था कि यह लड़की झूठ बोल रही। अभिमान ने अगले ही पल कनिका की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ तो तुम यहाँ खुद को नुमाइश क्यों कर रही हो। और कौन था वह आदमी जिसके साथ तुम नाच रही थी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी में ढंग के लड़के से करूंगा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। 10 लाख दिए थे तुम्हें, कहाँ गए वह पैसे। या सुनकर कनिका और ज्यादा रोने लगी और रोती रोती अभिमान के पैरों के पास बैठ गई और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, वह 10 लाख मैंने दादी के इलाज में लगा दिए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उन पैसों से अपना एडमिशन करवाना चाहती थी, लेकिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई और मुझे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे, या घटिया हरकत करने क्यों आ गई। कनिका हाथ छुड़ाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मैं पहले ही आपके 10 लाख रुपए ले चुकी हूँ। आपने हमें एक फ्लैट भी दिया है। मैं और एहसान नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए जिस आदमी के साथ मैं नाच रही थी उस आदमी ने मुझे पैसे ऑफर किए और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। एक तरफ दादी की तबीयत खराब और एक तरफ डॉक्टर मुझे पैसे लाने के लिए प्रेशर कर रहे थे। कहते कहते कनिका परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी। अभिमान का दिल तो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, लेकिन युग वह तो आईब्रो चढ़ाकर कनिका को देख रहा था। कनिका ने एक नजर युग को देखा और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ सोचकर युग ने कहा, दादी कहाँ एडमिट है। कनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अब यह तो कह नहीं सकती थी कि उस बुढ़िया को हायर किया था और अब वह कहाँ है उसे नहीं पता। फिर कुछ सोच कर बोली, यहीं एडमिट है, मैं उन्हें यहीं लेकर आई हूँ। युग बोला, परफेक्ट, चलो अब हम तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतना कहकर युग ने अपनी जैकेट निकाली और कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो बहन, इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वह क्या है ना, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी है। कनिका ने चुपचाप युग की जैकेट ले ली और उसे पहन लिया। अभिमान बोला, हाँ चलो दादी से मिलकर आते हैं, मैं भी देखता हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा और ऐसा कौन सा इलाज है जो 10 लाख में भी पूरा नहीं हुआ। कनिका को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, लेकिन अब वह अभिमान की बात टाल भी नहीं सकती थी। अगले 20 मिनट में वह तीनों एक गाड़ी में बैठे हुए थे। कनिका बैक सीट पर बैठी थी और अभिमान आगे। कनिका के हाथ में मोबाइल था और वह कंटिन्यू किसी को मैसेज किए जा रही थी। यह बात अभिमान ने तो नोटिस नहीं की, लेकिन युग ड्राइव करता हुआ सब कुछ नोटिस कर रहा था। और इतने में युग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उन्होंने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। तीनों गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वह लोग कॉरिडोर में जा रहे थे वैसे वैसे कनिका के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। आखिर वह तीनों एक दरवाजे के बाहर खड़े थे। अभिमान बोला, दादी यहीं एडमिट है। इस वक्त अभिमान के चेहरे पर टेंशन के भाव थे, जैसे कार्तिक की दादी नहीं उसकी खुद की दादी एडमिट हो।
वहीं युग अभिमान को हैरानी से देख रहा था कि चाहे उसके अंदर कितनी भी अक्कड़ थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सिवाय बैठा था जो हर किसी के दुख में शामिल होता था। अभिमान की बात सुनकर कनिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यही एडमिट है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला। तीनों उस कमरे के अंदर चले गए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।